हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है पावर ऑफ टू। इसका मतलब क्यों कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इनका लेखक का नाम है जोशु वुल्फ एसनिक। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। आज भी हम लोन जीनियस के कंसेप्ट को मानते हैं और सोचते हैं कि कुछ क्रिएटिव करने के लिए सोलिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एक मिथ है। सच तो यह है कि जब आपके पास कोई क्रिएटिव पार्टनर होता है तो आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ जाती है। इसी बात को लेखक ने अपने इस किताब में जाने माने जीनियस इनोवेशन पार्टनर्स की मदद से समझाया है, जैसे द बीटल्स के जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी, एप्पल कंप्यूटर के स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक, और साउथ पार्क के ट्रे पार्कर और मैट स्टोन। यह किताब किसके लिए है? हर वो क्रिएटर को क्रिएटिव कोलैबोरेशन की अहमियत को समझना चाहता है, जो कपल्स साइकोलॉजी और इनोवेशन में उसके रोल को समझना चाहते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी क्रिएटिव पार्टनर की तलाश में है। अध्याय नंबर 1, क्रिएटिविटी सेल्फ टॉक और सोशल इंटरेक्शन के बीच बैलेंस से आती है। हम सदियों से लोन जीनियस की बात को मानते आए हैं। क्यों हमें ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी किसी खास जीनियस दिमाग वाले व्यक्ति से निकलती है? और क्यों कहा जाता है कि क्रिएटिविटी के लिए अकेला रहना ज़रूरी है? क्योंकि आज तक हम दो क्रिएटिव लोगों के बीच की केमिस्ट्री को समझ नहीं पाए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये केमिस्ट्री है क्या। हमारी लाइफ में इंटरनेट के आ जाने से पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन का दौर आ गया है, और धीरे धीरे हम इस बात को महसूस करने लगे हैं कि जो लोन जीनियस वाली बात झूठी थी। इस किताब के जरिए लेखक इस बात को और डिटेल में समझाएंगे कि कैसे हिस्ट्री में कई ऐसे क्रिएटिव पार्टनर हुए जिन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिव केमिस्ट्री से कई बड़े इनोवेशन किए और लोन जीनियस वाली बात को पूरी तरह से नकार दिया। एक बड़ा आर्टिस्ट या म्यूजिक कंपोजर अपने मास्टरपीस को कैसे बनाता है? ज़्यादातर लोग इस सवाल का यही जवाब देंगे कि अपने स्टूडियो में अकेले बैठकर वे अपनी धुन या अपनी पेंटिंग पर तब तक काम करते हैं जब तक कि उनका मास्टरपीस तैयार न हो जाए। यही है लोन जीनियस का कॉन्सेप्ट, जो लगभग 17वीं शताब्दी से हम सबके मन में चल रहा है। उस समय सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल माहौल कुछ ऐसा था कि लोग मानते थे कि हर इंसान अपने आप में कंप्लीट है और उसे अपनी असली शक्तियों और हुनर का एहसास केवल सॉलिट्यूड में हो सकता है। यहीं से लोन जीनियस की बात शुरू हुई। ये मिथ मॉडर्न समय में भी चलता रहा, इसलिए लोग कुछ क्रिएटिव करने के चक्कर में अक्सर खुद को अकेले कर लेते थे। हमारी लाइफ में इंटरनेट के आ जाने से इस सोच में बदलाव आया। इंटरनेट ने हमारी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ क्रिएटिविटी को लेकर हमारी सोच को भी बदल दिया। सभी म्यूजिकल मैश अप, फिल्मी पैरोडी, आर्ट और फोटोग्राफी के कलेक्शन जिन्हें आज हम ऑनलाइन देखते हैं, वो सब किसी न किसी क्रिएटिविटी कोलैबोरेशन का ही नतीजा है। इन सबको देखकर हमारी आंखें खुल जाती है। जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं या महज एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं तो क्रिएटिविटी का लेवल कितना बढ़ जाता है। अब हम इस बात को समझ चुके हैं कि क्रिएटिविटी केवल अकेले बैठे रहने से नहीं आती, बल्कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और सोशल इंटरेक्शन के बीच के बैलेंस से आती है। क्रिएटिविटी को जगाने के लिए हमें किसी न किसी से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो कोई और हो, आर्टिस्ट हो, भगवान हो, या हम खुद से ही बात कर लें। जब तक आप एक तरह की कन्वर्जेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आइडियाज़ को सच्चाई में नहीं बदल पाएंगे। अपनी कन्वर्जेशन को सही डायरेक्शन देने के लिए और उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इनर वॉइस और सोशल
इंटरेक्शन के बीच बैलेंस बनाकर चले। दलाई दलाई लामा इस बैलेंस का परफेक्ट उदाहरण है। वो सोलिट्यूड का भरपूर मज़ा लेने के साथ साथ दूसरों के साथ भी जुड़ते हैं। उनका दिन सुबह 3:03 उठने के साथ शुरू होता है और वह सूरज उगने तक खुद के साथ समय बिताते हैं। उसके बाद ही किसी विजिटर के साथ डिस्कशन में शामिल होते हैं। सोलिट्यूड और सोशल इंटरेक्शन का ये कॉम्बिनेशन है कि एक क्रिएटिव और मीनिंगफुल लाइफ जीने में उनकी मदद करते हैं। अध्याय नंबर 2। जो लोग अलग होकर भी एक जैसे होते हैं उन्हीं के बीच क्रिएटिव पार्टनरशिप हो सकती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर दो लोग एक दूसरे के साथ क्रिएटिव पार्टनरशिप क्यों करते हैं। किसी भी क्रिएटिव पार्टनरशिप की शुरुआत दोनों के बीच की कॉमन बातों से ही होती है। जब हमें किसी में भी वही आदतें दिखती है जो हम में है तो हम उसके साथ फैमिलियर महसूस करते हैं। इसी एहसास को नींव बनाकर दो लोग एक ऐसे क्रिएटिव रिश्ते से जुड़ जाते हैं जो उनके हुनर को और निखारती है। वो साथ मिलकर वो कर जाते हैं जो शायद वो अकेले कभी नहीं कर पाते। अगला सवाल है कि अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो आप अपने क्रिएटिव पार्टनर को कहाँ ढूंढें। सोशियोलॉजिस्ट माइकल फैरल का कहना है, आपको आपका क्रिएटिव पार्टनर किसी भी मैग्नेट प्लेस पर मिल जाएगा, जैसे किसी इवेंट में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज या शादी जैसी सोशल गैदरिंग्स में। जैसे साउथ पार्क की क्रिएटर मैट स्टोन और ट्रे पाकर और कोरियोग्राफर बॉस्को और सीजर एक स्कूल में मिले थे, जो कि एक क्लासिक मैग्नेट प्लेस है। पार्टनरशिप की शुरुआत के लिए कुछ कॉमन बातों का होना ज़रूरी है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ फंडामेंटल डिफरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर सिमिलरिटी नींव का काम करती है तो डिफरेंस इस पार्टनरशिप को नया रूप देते हैं। इसके कारण दोनों के आइडियाज़ में एक नयापन आता है और दो लोग मिलकर कुछ ऐसा इनोवेट कर जाते हैं जो उन्होंने सोचा भी न था। एक कामयाब रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर के बीच आइडियाज़ और पर्सनालिटी को लेकर परफेक्ट समानता हो। कई बार आपका पार्टनर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने को मजबूर करेगा और आपको अपने ही आइडियाज़ को दूसरे से देखने को कहेगा। ऐसे में आपको कभी कभी मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा कुछ बेहतरीन निकल कर आता है। 20वीं सदी के सिंगर्स की मशहूर जोड़ी जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी कई मायनों में एक दूसरे से अलग थे। जहां एक और पॉल मैकार्टनी खुशहाल परिवार का हिस्सा थे और म्यूजिक में पूरी ट्रेनिंग हासिल की थी, वहीं दूसरी ओर जॉन लेनन ने अपना बचपन अपनी आंटी के साथ बिताया और उनकी पूरी लाइफ ब्रेकअप्स और अकेलेपन से भरी थी। जब ये दोनों साथ आए तो जॉन ने पॉल से संगीत सीखा और पॉल ने उनके कभी हिम्मत ना हारने दिया। दोनों ने साथ मिलकर अपना क्रिएटिव सफ़र शुरू किया और लगभग 180 सुपरहिट गाने लिखे। अंडरस्टैंडिंग, भरोसा, विश्वास का फेथ। जब आप एक क्रिएटिव जोड़ी के तौर पर काम करते हैं तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी क्रिएटिव जोड़ी का इंटरेक्शन 3 शुरुआती स्टेज में होकर गुजरता है। सबसे पहला, एक दूसरे को समझना। दूसरा है एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंट होना। तीसरा है ट्रस्ट। जब कोई भी रिश्ता इन तीनों स्टेजों को पार कर लेता है तो फाइनल स्टेज आती है फेथ की, जो उनके रिश्तों को हमेशा के लिए पक्का कर देती है। सबसे पहली स्टेज यानी एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरे को समझना। यह स्टेज किसी भी रिश्ते की नींव की तरह है। जब आप फिजिकली और मेंटली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं तो आपको अपने पार्टनर की खूबियाँ, उसकी कमियाँ, उसके सुख दुख का पता चलने लगता है। धीरे धीरे आप उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और आपका पार्टनर आपकी पर्सनल स्पेस का हिस्सा बन जाता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी कोरियोग्राफर जोड़ी बॉस्को और सीजर के पार्टनरशिप भी इन्हीं स्टेजों से होकर गुजरी थी। जब बॉस्को ने अपने स्कूल में सीजर को कमाल का डांस करते देखा तो क्रिएटिव पार्टनरशिप में आने से पहले दोनों ने दोस्ती की। बॉस्को ने पहले सीजर को समझा, उसके बराबर का डांस सीखा। उसके बाद दोनों पार्टनरशिप में आए। उनकी ऐसी कमाल की केमिस्ट्री बनी कि उन्होंने 2000 से ज़्यादा अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर की। अगला स्टेज है कॉन्फिडेंस का।
जब पार्टनर एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वे एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाते हैं, और बिना रिस्पेक्ट के कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। इसलिए यह स्टेज बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए डिसिप्लिन, टाइम का ध्यान रखना और पॉजिटिव एटीट्यूड जैसी बेसिक खूबियाँ चाहिए। अगला स्टेज है ट्रस्ट का। ट्रस्ट यानी एक दूसरे पर भरोसा होना अगला स्टेज है ट्रस्ट का। ट्रस्ट यानी एक दूसरे पर भरोसा होना। चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, सामने वाला हमें और हमारे आइडियाज़ को बचाएगा। जब किसी की पार्टनरशिप इस स्टेज पर आ जाती है तो दोनों अपने ड्रीम्स और आइडियाज़ को अपने पार्टनर पर छोड़ देते हैं। उन्हें भरोसा हो जाता है कि सामने वाला उनके सपनों और आइडियाज़ का ख्याल रखेगा। इस स्टेज के बाद दोनों को यकीन हो जाता है कि वो सही रास्ते पर हैं। आखिरी स्टेज जो इस पार्टनरशिप को अल्टीमेट लेवल तक लेकर जाती है वो है फेथ। जब ट्रस्ट फेथ में बदल जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ और सुझावों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। यही फेथ इस क्रिएटिव कोलैबोरेशन को आसमान की बुलंदियों को छूने के पंख देते हैं। अध्याय नंबर 3। क्रिएटिव पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए नई आदतों को अपनाना पड़ता है। अपने रिश्तों को एक नया रूप और मजबूती देने के लिए क्रिएटिव पार्टनर कई नई आदतों को अपनाते हैं, जिसे लेखक ने रिचुअल का नाम दिया है। जैसे कुछ पार्टनर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता पाए। कुछ रोज़ मिलने का डेली रूटीन बना लेते हैं, तो कोई साथ काम करने के लिए कोई ख़ास जगह चुन लेते हैं। लेखक का कहना है कि जब आप किसी के साथ क्रिएटिव पार्टनरशिप में आते हैं तो आपको उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। चाहे आप साथ ना भी रहते हो, लेकिन आपकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। आप एक दूसरे के टच में रहने चाहिए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि दोनों ने एक दूसरे की आदतों को अपना लिया और वो अलग होकर भी एक जैसे लगते हैं। जैसे दोनों की बॉडी लैंग्वेज, बोलने और सोचने का तरीका एक जैसा हो जाता है। इस फेनोमेनन को साइंटिस्ट सोशल कॉन्टेजियन यानी सामाजिक छुआछूत कहते हैं। जैसे जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मुनगर को ही ले लीजिए, जो सियामीज जीन्स के नाम से जाने जाते हैं। आप अक्सर इन्हें एक जैसे कपड़ों में देख सकते हैं। यहाँ तक कि इनकी चाल, बोलने का अंदाज और आंखों की चमक भी एक जैसी है। ये सब पढ़कर शायद आप ये सोचे कि अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के चक्कर में कहीं आप खुद को ही ना खो दें। आपके मन में डर आएगा कि किसी के साथ इस कदर जुड़ने से कहीं आपका अपना वजूद खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। हालांकि ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। आप खुद को अपने रिश्तों में जितना ज़्यादा सरेंडर करेंगे, एक इंसान के तौर पर आप उतना सुकून महसूस करेंगे और उतने ही मजबूत बनेंगे। लेखक और कवि पैटी स्मिथ ने अपनी किताब जस्ट किड्स में अपने क्रिएटिव पार्टनर और फोटोग्राफर रॉबर्ट मैपल थोरपे के बारे में बताते हुए लिखा है कि जितना ज़्यादा समय वो एक दूसरे के साथ बिताते थे, उन्हें सामने वाले के साथ साथ अपने आप को भी समझने का उतना ही मौका मिलता था। उन्हें ऐसा लगता था कि अपने पार्टनर से मिलने से पहले वो शायद खुद को इतनी गहराई से नहीं समझते थे। यानी आप सेल्फ की फीलिंग को जितना सरेंडर करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता है। आप अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स को समझ पाते हैं और आपको एहसास होता है कि असल में जब आप अपनी लाइफ को सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्रिएटिव जोड़ियाँ कई तरह की हो सकती है। हर क्रिएटिव रिलेशनशिप अपने आप में ख़ास और एक दूसरे से अलग होती है। किसी जोड़ी का एक पार्टनर स्टार होता है और दूसरा दुनिया से छुपा रहता है, जबकि कहीं दोनों बराबर तौर पर मशहूर होते हैं। स्टार शैडो वाली पार्टनरशिप को असिमेट्रिकल पार्टनरशिप कहते हैं। इस तरह की पार्टनरशिप में एक ही पार्टनर को दुनिया आमतौर पर जानती है और उसे ही दोनों के काम को क्रेडिट मिलता है, चाहे दूसरे पार्टनर ने कितना भी जरूरी रोल निभाया हो, लेकिन लोग एक को ही याद रखते हैं। ऐसी पार्टनरशिप ज़्यादातर टीचर और स्टूडेंट के बीच देखने को मिलती है, जहाँ या तो टीचर इतना फेमस होता है कि उसके स्टूडेंट को भी लोग उसी के नाम से जानते हैं,
या कई बार स्टूडेंट इतना फेमस हो जाते हैं कि लोग उसे सिखाने वाले के बारे में जानते हैं, सिखाने वाले के बारे में जानते ही नहीं। लेकिन क्रिएटिव पार्टनरशिप किसी फेम की मोहताज नहीं, क्योंकि दोनों पार्टनर एक दूसरे से भरोसा करते हैं। अगले तरह की पार्टनरशिप है ओवर्ट पार्टनरशिप, जहां दोनों को पब्लिक स्पॉटलाइट मिलती है और दोनों फेमस होते हैं, जैसे द बिटल्स के जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी की जोड़ी। एक और तरह की पार्टनरशिप होती है डिस्टिंक्ट पार्टनरशिप, जिसमें दोनों पार्टनर अलग अलग फील्ड से आते हैं। वो कभी एक दूसरे से डायरेक्ट कोलैबोरेशन तो नहीं करते, पर एक दूसरे के गाइड के तौर पर हमेशा उनके काम को और लाइफ को सही डायरेक्शन देते हैं, जैसे पैटी स्मिथ और रॉबर्ट मैपलथोरपी की पार्टनरशिप। यूँ तो उन्होंने कभी एक दूसरे से डायरेक्टली कोलैबोरेट नहीं किया, लेकिन दोनों एक दूसरे के इंस्पिरेशन और गाइडेंस पर बहुत भरोसा करते थे। इसी पार्टनरशिप का नतीजा था कि स्मिथ की फेमस कविता कोरल सी और मैपलथोरपी के पोर्ट्रेट द हॉर्सेज। जैसे पार्टनरशिप कई तरह की हो सकती है, वैसे ही पार्टनर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ होते हैं ड्रीमर, यानी सपने देखने वाले, कंपनियों की ऊंची उड़ान भरने वाले। ऐसे में वो कुछ बड़ा काम शुरू तो कर देते हैं, पर अक्सर उसे ख़त्म नहीं कर पाते। दूसरे होते हैं डोयर टाइप के, जो काम करने में विश्वास करते हैं। वैसे तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव और भरोसेमंद होते हैं, पर यही भी अक्सर ओरिजिनल आइडियाज़ और इमोशनल इमेजिनेशन के लिए परेशान रहते हैं। यानी एक सक्सेसफुल क्रिएटिव पार्टनरशिप एक डोयर और एक ड्रीमर के मिलने पर बनती है। जो लोग अकेले में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वहीं साथ मिलकर कमाल का काम कर जाते हैं। अध्याय नंबर 4, पार्टनरशिप को स्मूथली चलाने के लिए नज़दीकियों के साथ साथ थोड़ी दूरियां भी ज़रूरी है। अभी तक हमने देखा कि पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ रहना कितना ज़रूरी है, लेकिन बाकी सभी रिश्तों की तरह इसमें भी नज़दीकियों के साथ साथ थोड़ी दूरियां भी ज़रूरी है, ताकि हर पार्टनर अपनी पर्सनल स्पेस और टाइम एंजॉय कर सके। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि क्रिएटिव प्रोसेस सेल्फ टॉक और सोशल इंटरेक्शन के बीच का एक बैलेंस है, इसलिए इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए थोड़ा पर्सनल टाइम भी ज़रूरी है। अब ये टाइम कितना होना चाहिए, यह दोनों पार्टनर के लाइफ स्टाइल और पसंद पर डिपेंड करता है। कई बार आपने मन को शांत करने के लिए कुछ देर अकेले रहने का मन करता है। ये एक मेडिटेशन की तरह, जिसकी ज़रूरत समय समय पर सबको पड़ती है, ताकि वो बाहरी चीज़ों को भुलाकर खुद को शांत और रिचार्ज कर सके। फिर कुछ समय के बाद उसे दोबारा अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एक मजबूत रिश्ता नज़दीकियों और फासलों का सही बैलेंस करने से ही बनता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये दूरियां और नज़दीकियां क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर झांकने का मौका मिलता है। बहुत से लोगों का मानना है कि उन्हें ज़्यादातर क्रिएटिव आइडिया सेमी ऑटोमेटिक एक्टिविटी को करते हुए आते हैं, जैसे स्विमिंग या वॉकिंग, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के दौरान कॉन्शियस माइंड का केवल कुछ ही हिस्सा काम करता है। बाकी हम अनकॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं, जहाँ की क्रिएटिविटी का भंडार है। साइकोलॉजिस्ट ग्रेग फिस्ट का मानना है कि सबसे अच्छा क्रिएटिव प्रोसेस है कि पहले आप अपने सॉलिट्यूड में आइडियाज़ खोज लें और फिर अपने पार्टनर के साथ मिलकर उसे साकार करने का रास्ता ढूंढें। पार्टनर्स के बीच थोड़ी कंपटीशन और थोड़ी नोकझोंक भी ज़रूरी है। यूँ तो क्रिएटिव रिलेशनशिप काफ़ी खुशनुमा और मज़ेदार होती है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा कंपटीशन का तड़का मिल जाए तो क्रिएटिविटी और बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कैसे। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान दूसरे से बेहतर करना चाहता है। कंपटीशन की भावना हमें बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक ये एक लिमिट में रहे। जैसे जब जॉन लेनन ने द स्ट्रॉबेरी फील्ड्स फॉरएवर लिखी, तो उसके बदले बदले पॉल ने पेनी लेन जैसे बेहतरीन गाना लिखा। कभी कभी कंपटीशन की भावना दोस्ती में इतना छुप जाती है कि हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम कंपटीशन में हैं। जैसे जब नोवेलिस्ट शीला हेती से ये पूछा गया कि क्या वो अपने पार्टनर पेंटर और फिल्म मेकर मार्गोक्स विलियमसन से कंपटीशन करती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हमारा काम अलग है। पर हाँ, अगर किसी हफ्ते वो ज़्यादा काम कर लेते हैं तो मैं अगले हफ्ते ज़्यादा काम करके
उसे बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करती है। कंपटीशन की भावना एकदम नेचुरल है और कभी कभी ये नोक झोंक में भी बदल जाती है, पर यह नोक झोंक क्रिएटिविटी के लिए अच्छी साबित होती है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए लड़ रहे होते हैं तो वो अनजाने में क्रिएटिविटी को अलग ही लेवल तक ले जाते हैं। कभी कभी एक पार्टनर खुद को पावरफुल समझकर दूसरे पर हक जताता है और दूसरे की उसकी बात माननी पड़ती है और खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना पड़ता है, जिसके कारण एक पार्टनर मास्टर और दूसरा सबऑर्डिनेट बन जाता है। ऐसा अक्सर टीचर और स्टूडेंट पार्टनरशिप में होता है। स्टूडेंट अपने मास्टर को खुश करने के लिए बहुत मेहनत करता है, जिसके कारण वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख जाता है। अध्याय नंबर 5। जिस बात से रिश्ता शुरू होता था कभी कभी उसी से ख़त्म भी हो जाता है। अपोजिट अट्रैक्ट, ये कहावत सच है कि शायद इसलिए कभी कभी अपने पार्टनर की जो बातें शुरू में हमें अच्छी लगती थी वही रिश्ते के अंत का कारण बनती है। शुरुआत में हमें अपने पार्टनर की कोई क्वालिटी अच्छी लगती है जो हमें इंस्पायर करती है, लेकिन जब वही चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे सहना मुश्किल हो जाता है, जैसे ओवर डिसिप्लिन या ओवर सेंसिटिविटी जैसी बातें। अपनी एक स्टडी के दौरान सोशियोलॉजिस्ट डायने फेलमेली ने कुछ लोगों से पूछा कि उन्होंने रिलेशन स्टार्ट क्यों किया था और उसके ख़त्म होने की वजह क्या थी। वो ये देखकर हैरान हो गए कि लगभग 30% लोगों ने दोनों सवालों का एक ही जवाब दिया। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि शुरुआत में आपको अपने पार्टनर का स्वीट और सेंसिटिव होना अच्छा लगे, लेकिन बाद में आपको उसका हद से ज़्यादा शरीफ होना पसंद नहीं आए। पहले आप अपने पार्टनर के सेंस ऑफ ह्यूमर पर फिदा हो गए थे, बाद में आपको उसका हर बात में मजाक करना अच्छा लगे। जिस पार्टनर के स्ट्रॉन्ग विल पावर को आप अट्रैक्टिव समझते थे, अब आपको वहीं आपको डोमिनेटिंग लगता हो। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से पार्टनरशिप टूटने का दूसरा कारण है सक्सेस और पैसा। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो सेल्फिश हो जाता है, वो इसे किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता, इसलिए उसका खुद से और अपने आसपास के लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। कई लोग इस ट्रैप में फंसकर सब कुछ खो देते हैं और जो समय रहते इसे समझ पाते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी और कैरेक्टर दोनों को ही जिंदा रखने में कामयाब हो जाते हैं। पार्टनरशिप के टूटने के बाद भी उसे भूलाना इतना आसान नहीं होता। लेखक कहते हैं कि लाइफ किसी ड्रामा की तरह नहीं होती जहां बस पर्दा गिरा और सब खत्म। लोग सब कुछ भूल कर अपने घर चले जाते हैं। असल ज़िंदगी में सब रिश्ते टूटते हैं तो उसका दर्द पूरी उम्र परेशान करता है। ख़ासतौर पर जब आप किसी के साथ क्रिएटिव पार्टनरशिप में होते हैं तो आप एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना लाइफ इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई लोग इस सिचुएशन में हेल्थी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं तो कई अपना सब कुछ खो देते हैं। जैसे जब बॉस्को और सीजर अलग हुए तो दोनों के रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ गई थी। जब उसे सहना मुश्किल हो गया तो उन्हें लगा कि अलग हो जाना ही बेहतर रहेगा। अलग होने के बाद भी दोनों ने आपस में कंपटीशन करना नहीं छोड़ा और सोलो कोरियोग्राफर के तौर पर दोनों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार पार्टनरशिप के साथ साथ जीने की उम्मीद और सक्सेस की राह भी छूट जाती है। जैसे कई सालों जब सुजन फेरल और बैलनचीन ने साथ काम किया, पर जब बैलनचीन इतने बीमार हो गई कि उन्होंने कोरियोग्राफी से संन्यास लेने का फैसला किया तो उनके साथ सुजैन ने भी डांसिंग को अलविदा कह दिया और दोबारा का कभी बैले करते हुए नहीं देखी। कुल मिलाकर सदियों से हम ये मानते आए हैं कि वही लोग क्रिएटिव होते हैं जो केवल सॉलिट्यूड में अपने काम में डूबे रहते हैं, लेकिन अब साइंस भी ये मानता है कि हर क्रिएटिव चीज़ के पीछे दो लोगों की पार्टनरशिप होती है। कुछ भी नया और इनोवेटिव करने के लिए दो लोगों के बीच आइडियाज़ और इमोशन का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। हम ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ टू ने लोन जूनियर्स के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया।